राइट, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे वर्क करता है। लास्ट लेक्चर में हमने एक लाइन बोली थी, एवरी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, क्या लिखा था, द इनडायरेक्ट स्पॉन्टेनियस रिडक्शन। तो बड़ा एक तो रिडक्स रिएक्शन होनी चाहिए, नंबर 2 वो स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, मतलब उस रिएक्शन का डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए, और नंबर 3 आपको उसे इनडायरेक्ट करना है, ऑक्सीडेशन किसी और कंटेनर में करना है और रिडक्शन किसी और कंटेनर में करना है। तो ऐसा करते हैं, आज हम एक सेल की वर्किंग स्टडी करते हैं। लिखो आप, गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल या इसी को आप वोल्टिक सेल भी बोल देते हैं, गैल्वेनिक सेल और वोल्टिक सेल। ठीक है बेटा, मेरे साथ साथ आप भी डायग्राम बनाइए। ये हमने 2 बीकर ले लिए, जो लेफ्ट साइड में उसमें हमने ऐड किया जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। थोड़ा ये जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, जिंक एंड सल्फेटाइन, जिंक एंड सल्फेटाइन, सल्फेटाइन जिंक एंड सल्फेटाइन जिंक, तो ये तो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है ना। जिंक आयन आगे 1 2 3 4 मैंने ड्रॉ किया और सल्फेट आयन भी 4 ड्रॉ किया। अब इसमें एक हम ना जिंक की एक रॉड डिप कर देते हैं, दिस जिंक रॉड, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, और उसमें जिंक रॉड ले लिया, और जो दूसरा कंटेनर है उसमें हमने ले लिया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, अगेन सॉल्यूशन इज न्यूट्रल, और बच्चे इसमें हमने डिप कर दी एक कॉपर रॉड। तो बड़ा जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में जिंक रॉड और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर रॉड। अब इन दोनों के बीच में ना हमें एक ना साल्ट ब्रिज अटैच करना, तो दिस इज साल्ट ब्रिज। क्योंकि इसमें कोई साल्ट प्रेजेंट होता है सेमी सॉलिड फॉर्म में या सेमी लिक्विड फॉर्म में, ये जो साल्ट ब्रिज है यहां पे हमने KCl ले लिया, तो जिंक सल्फेट में जिंक रॉड, कॉपर सल्फेट में कॉपर रॉड, और दोनों के बीच में एक साल्ट ब्रिज लगा दिया विच कंटेन्स अ साल्ट। अब अगर हम इन दोनों इलेक्ट्रोड को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, देखो मैंने ये जो जिंक रॉड इलेक्ट्रोड है और जो कॉपर रॉड इलेक्ट्रोड है दोनों को ज्वाइन कर दिया, बीच में इलेक्ट्रिक बल्ब लगा दिया और ये एक स्विच लगा दिया। बड़ा जैसे हम इस स्विच को ऑन करते हैं, इसमें की इंसर्ट करते हैं, तो बच्चे ये बल्ब जो है ना ये ग्लो करना शुरू कर देता है।
जैसे हमने की इंसर्ट की तो एक बल्ब ग्लो करना शुरू कर दिया। और बेटा बल्ब के ग्लो करने का मतलब है ये सेल हमें करंट दे रहा है, वी आर गेटिंग करंट आउट ऑफ दिस सेल। बेटा हमें लेबोरेटरी में भी ये सेल सेटल करना होता है, ये प्रैक्टिकल है, टू सेटल टू मेक गैल्वेनिक सेल। तो बिल्कुल ये सारा हम ऑपरेटर सेट करते हैं, एक बीकर में जिंक सल्फेट, उसमें जिंक रॉड डिप कर देते, दूसरे बीकर में कॉपर सल्फेट, कॉपर रॉड डिप कर देते, सॉल्वेंट लगाते हैं, और जैसे ही सर्किट कंप्लीट करते हैं ये सेल आपको करंट देना शुरू कर देता है। इसके अंदर कुछ ऐसी रिएक्शन हो रही हैं, उन रिएक्शन की वजह से करंट बन रहा है। तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। और ये जो जिंक और कॉपर वाला सेल होता है इसे आप गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल भी बोल देते हैं। जिंक और कॉपर वाले सेल को गैल्वेनिक या वोल्टिक सेल। अब जब हम इसको ऑब्जर्व करें तो देखना ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, द सेल इज गिविंग अस करंट। नंबर 2, ये कौन सी रॉड है बेटा? टाइम के साथ साथ इसका वेट हम देखेंगे कम होता जा रहा है ना। आप देखेंगे जो जिंक रॉड है इसका वेट टाइम के साथ साथ देखो ये ऐसे कम हो रहा है। ये कौन सी रॉड है? आप देखेंगे इसका वेट बढ़ने लगेगा। दीज आर द ऑब्जर्वेशंस, ये इसका वेट बढ़ गया। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन नंबर 1, the cell will give us current. The cell will give us current. The cell will give us current. Number 2, the weight of zinc rod. The weight of zinc rod decrease with time. The weight of zinc rod decrease with time, and the weight of copper rod will increase with time, and the weight of copper rod will increase with time. तो क्या इन सारी बातों का ये मतलब नहीं हुआ कि कोई रिएक्शन हो रही है? क्या रिएक्शन हो रही है बताओ इधर देखें। जो जिंक है वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा है, तभी तो उसका वेट कम हो रहा है, और जो कॉपर है उसके ऊपर डिपोजिशन हो रहा है, उसका वेट बढ़ रहा है। So there is some spontaneous reaction going on. अपने आप हो रही है। हमने क्या किया? हमने तो बस ऑपरेटर सेटल कर दिया। It means there is a spontaneous reaction which is going on. दोनों तरफ रिएक्शन हो रही है, और बेटा उस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की वजह से बल्ब ग्लो कर रहा है, करंट दे रहा है, लाइट दे रहा है। अब क्या हो रहा है बेटा, उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। देखो मैं इसको बोलूंगा जिंक हाफ सेल, अभी इसको बोलूंगा कॉपर हाफ सेल, और पूरे को बोलूंगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या कंप्लीट सेल। तो देखते हैं जिंक हाफ सेल में क्या रिएक्शन हो रही है। आप भी लिखेंगे जिंक हाफ सेल। तो आप बताइए मुझे, आप गाइड करिए क्या हो रहा है जिंक हाफ सेल? क्या ऑब्जर्व किया था आपने? जिंक रॉड का वेट, इसका क्या मतलब है? जो जिंक है वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो रहा है ना। तो देखो समझो, ये जिंक, रुकना समझना, ये है जिंक का एटम विच इज प्रेजेंट ऑन द रॉड। देखो मान लो ये मैंने डार्क किया, जो ये जो मैंने डार्क किया ना, मान लो ये जिंक का एटम जो कहां प्रेजेंट है? रॉड के ऊपर। ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन यूज करके ना जिंक आयन बना देता है। ये जो जिंक आयन है ये चला जाता है सॉल्यूशन में, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये रह जाते हैं रॉड पर। बोला ये जिंक कहां पे? रॉड पर। इसने क्या बनाया? वो कहां चला गया? तो इसका मतलब जहां ये जिंक एटम था वहां पे जगह खाली हो गई, जगह खाली हो गई ना, क्योंकि उसने बनाया जिंक आयन, और जिंक आयन कहां चला गया? इसका मतलब बेटा सॉल्यूशन में एक जिंक आयन बढ़ गया या नहीं? इसका मतलब सॉल्यूशन में एक जिंक आयन बढ़ गया। तो ये भी समझना आपने, सॉल्यूशन का वेट टाइम के साथ साथ बढ़ेगा, और जो सॉल्यूशन है बेटा इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों आएगा पॉजिटिव चार्ज? क्योंकि एक जिंक आयन उसमें एक्स्ट्रा आ गया,
है ना। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसको मिले, अब इस रॉड के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गए, इस पे नेगेटिव चार्ज है। ट्राई टू अंडरस्टैंड जिंक एटम प्रेजेंट ऑन द रॉड, उसने बनाया जिंक आयन, कहां ड्रॉप हो गया, सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास रह गए, मेटल की रॉड के पास, तो रॉड के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस भी हो गए, रॉड पे नेगेटिव चार्ज। बताओ इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीडेशन बोलते हैं या रिडक्शन, मैं इसको बोलूंगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। आप भी लिखो आगे, loss of electron is oxidation, so I will call this as oxidation half reaction. और बच्चे यहां ऑक्सीडेशन होती है ना, उसको आप बोलते हैं एनोड, तो आई कॉल इट एनोडिक हाफ सेल। देखो जिसको मैंने जिंक हाफ सेल लिखा ना बुक में, उसको एनोडिक हाफ सेल लिखा होगा। आप बोलेंगे एनोड क्या होता है, हाँ याद रखना, जहां पर बताओ एनोड में कौन सा चार्ज होता है, कंफ्यूजन हो रहा है। 10th में तो आपने पॉजिटिव याद किया था, याद आया, टीचर ने 10th में बोला था एनोड वो होता है जो पॉजिटिव होता है, और यहां एनोड में तो एनोड पॉजिटिव भी हो सकता है और एनोड 10th में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोलिटिक सेल, वहां एनोड पॉजिटिव होता है। आज हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसमें एनोड नेगेटिव होता है। लेकिन ये वाली डेफिनेशन दोनों जगह चलेगी, एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जहां पे ऑक्सीडेशन, ठीक है। कहीं साइड पे छोटा सा लिखना, लिखो एनोड इज द इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, साइड पे लिखो एनोड इज द इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, एनोड इज द इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो याद रखना एनोड नेगेटिव भी हो सकता है, एनोड पॉजिटिव भी हो सकता है। बोलो मेरे साथ, रिपीट करके बोलो, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एनोड इज नेगेटिव एंड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल एनोड इज पॉजिटिव, है ना। आ जाओ, अब मैं दूसरे हाफ सेल की बात करता हूं, अभी मैं इसका नाम लिखता हूं कॉपर हाफ सेल। चलिए अभी नोट करिए कॉपर हाफ सेल, और अपना ऑब्जर्वेशन मुझे बताइए क्या हुआ था कॉपर रॉड का वेट, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो रहा है ना। कहां से डिपॉजिट हो रहा है, सॉल्यूशन में कॉपर आयन से। तो देखो मैं लिख रहा हूं कॉपर आयन विच इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, कॉपर आयन विच इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में कॉपर आयन प्रेजेंट है। They will gain 2 electrons from the rod, from copper which deposits on the rod. बताओ मुझे रिएक्शन का सीक्वेंस समझ आया आपको। बोलो ये कॉपर आयन कहां से आ रहे हैं, सॉल्यूशन में। मुझे बताओ सॉल्यूशन में एक कॉपर आयन कम हो गया, बोलो भाई बताओ सॉल्यूशन पे कौन सा चार्ज आ गया, एक कॉपर आयन कम हो गया, पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, तो नेगेटिव चार्ज दे देगा, सल्फेट आयन बढ़ गया तो सॉल्यूशन चार्ज नेगेटिव चार्ज दे देगा। ये भी समझ आ गया, ओके। अब ये कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन कहां से गेन कर रहा है, रॉड तो मेटल है, मेटल में इलेक्ट्रॉन तो होते ही है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन रॉड से गेन कर लिए। बताओ रॉड पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया इस रॉड के ऊपर, ओके। अब इसने कॉपर आयन ने क्या बना दिया और वो कहां डिपॉजिट हो गया, तो रॉड का वेट बढ़ गया। अब ये रिएक्शन हो रही है कॉपर हाफ सेल। बताओ क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आई कॉल इट रिडक्शन हाफ रिएक्शन, आई कॉल इट रिडक्शन हाफ रिएक्शन। और बच्चे जहां रिडक्शन होता है दैट इज कॉल्ड कैथोडिक हाफ सेल। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज कैथोड, आप बोलेंगे कैथोड वो होता है जहां पर रिडक्शन होता है, जहां गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कैथोड पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, रिडक्शन होता है। कैथोड इज द इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन रिएक्शन टेक्स। और फिर वही बात बोलूंगा, कैथोड में भी पॉजिटिव और इट में भी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में पॉजिटिव होता है जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में ये नेगेटिव। तो बड़ा ये 2 रिएक्शन हो गई। बोलो एक तरफ क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, और दूसरी तरफ
इसी को बोलते हैं इनडायरेक्ट। ऑक्सीडेशन अलग कंटेनर में हुई और रिडक्शन अलग कंटेनर में। अब इधर देखना, अब अगर बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है, सॉल्ट ब्रिज का लगना जरूरी है ना। जैसे आप ये दोनों वायर जोड़ेंगे, सर्किट कंप्लीट करेंगे, बताओ इस रॉड पे कौन सा चार्ज? नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा, और इस रॉड पे कौन सा चार्ज है? मतलब इलेक्ट्रॉन। तो जैसे सर्किट कंप्लीट होगा बच्चे, इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ चलना शुरू हो जाए। इस तरफ नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कम है। तो जैसे आप इस सर्किट को कंप्लीट करेंगे, बोलो इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम एनोड टू कैथोड एंड द करंट विल फ्लो फ्रॉम। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड से कैथोड की तरफ चलना शुरू हो जाते हैं। तो आप कहेंगे कन्वेंशनल करंट जो है वो कैथोड से होते हैं। लेकिन सुनो भाई, यस बड़ा, जब तक सॉल्ट ब्रिज नहीं होगा ना तो करंट नहीं चलेगी। देखो क्यों, आप बताओ इधर कौन सा चार्ज बढ़ रहा था? पॉजिटिव चार्ज। बेटा पॉजिटिव चार्ज जो है रॉड पे कौन सा चार्ज? तो ये पॉजिटिव चार्ज बच्चे रॉड के आगे पीछे इकट्ठा हो जाता है। ये समझ आया बेटा? इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। चार्ज जब इकट्ठा होता है पोलैरिटी बढ़ जाती है, क्या बोलते हैं? अब ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को वापस खींचेगा, आगे जाने नहीं देगा, तो करंट नहीं चलेगी। आपको क्या करना है, ये पॉजिटिव चार्ज जो है ना इसको साथ साथ न्यूट्रलाइज करना है। इधर कौन सा चार्ज इकट्ठा हो रहा है? नेगेटिव। ये भी इस रॉड के आगे पीछे इकट्ठा हो जाएगा, यहां भी पोलराइजेशन हो जाएगी। और जब तक आप इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज नहीं करेंगे साथ साथ करंट नहीं चलेगी। इलेक्ट्रॉन आगे, या पॉजिटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ही नहीं पाएगा। तो ये जो सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसको साथ साथ न्यूट्रलाइज करने के लिए सॉल्ट ब्रिज है। बोलो सॉल्ट ब्रिज में भी सॉल्ट है, आयंस है। इधर कौन सा चार्ज बढ़ रहा था? पॉजिटिव। और क्लोरीन पे कौन सा? तो बेटा जो क्लोराइड आयन है ना, ये ऑटोमेटिकली सॉल्ट ब्रिज से निकल के सॉल्यूशन में आता है। मतलब इस सॉल्ट ब्रिज में भी आयन जो मूव करना शुरू होता है। इधर कौन सा चार्ज इकट्ठा हो? नेगेटिव। तो ये पोटेशियम आयन जो है ना, ये यहां से आएगा और सॉल्ट ब्रिज के थ्रू सॉल्यूशन में आना है। तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, और ये वाला नेगेटिव चार्ज, ये वाला नेगेटिव चार्ज। रुको भाई, रुको अभी। हाँ बताओ, ये जो सॉल्ट ब्रिज है क्या इसमें आयन मूव कर रहा है? बोलो भाई, है ना। एक डायरेक्शन में पोटेशियम आयन और दूसरे डायरेक्शन में, और आप जानते हो जब आयन चलते हैं तो भी करंट चलती है, तो भी। तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि सॉल्ट ब्रिज में भी करंट चलती है। एक्सटर्नल सर्किट में करंट चलती है इन द फॉर्म ऑफ, इंटरनल सर्किट में करंट चलती है इन द फॉर्म ऑफ। और ये जो सॉल्ट ब्रिज है ना, ये सर्किट को कंप्लीट करता है। फिर इसमें पढ़ा हुआ ना, सर्किट कंप्लीट करना है, करंट को जाना है फिर वापस भी आना है। फैन के साथ दो वायर क्यों होती है? फैन के साथ दो वायर होती है ना, है ना। इस फैन को ऑन करना है, दो वायर, एक में से करंट जाती है और दूसरे में से फिर वापस आती है, सर्किट कंप्लीट होता है। अगर मैं बीच में से एक कोई भी वायर काट दूं तो क्या फैन चलेगा? सर्किट कंप्लीट करना ना, तो यहां भी सर्किट कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रॉन का ट्रेवल करना आधा सर्किट है, आयंस का ट्रेवल करना और आधा सर्किट है, तभी सर्किट कंप्लीट होगा। बताओ अगर मैं सॉल्ट ब्रिज बाहर निकालूं तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा ना, तो करंट चलेगी। तो जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तब तक करंट नहीं चलेगा। तो ये काम है सॉल्ट ब्रिज का, ठीक है। मैं क्या करता हूं, इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करता हूं। देखो ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, यह आ जाएगा जिंक प्लस कॉपर आयन गिव्स जिंक आयन प्लस कॉपर। जिंक that is solid, copper ion aqueous, zinc ion aqueous, copper solid। ये जो नीचे लिखा इसको बोलते हैं सेल रिएक्शन, या बोलते हैं नेट रिएक्शन। ये हाफ रिएक्शन है, ये हाफ रिएक्शन है, ये सेल रिएक्शन है या नेट रिएक्शन। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको समझ आ जाएगा। अब तो ये रिडॉक्स रिएक्शन है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रही है। यस, इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन।
आपने मुझे बताना है क्या ये तीनों इंग्रेडिएंट पूरे हो गए? बोलो पहला क्या? इनडायरेक्ट समझ आ गया, ऑक्सीडेशन कहीं हो रहा है। नंबर 2 अपने आप होने वाली, तो ये अपने आप होने वाली रिएक्शन है, अपने आप हो रही है। स्पॉन्टेनियस ऑफ थर्ड, यस, ये भी रेडॉक्स रिएक्शन है क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। बस कोई भी ऐसी रिएक्शन ले लो जो रिडॉक्स और स्पॉन्टेनियस है, उसको इनडायरेक्टली करो। आपके हमारे घर में बड़ी कॉमन सी रिडॉक्स रिएक्शन है, वो है रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना। छत पर कोई आयरन का पीस पड़ा होता है, उसमें अपने आप रस्टिंग होने लगती है, वो रिडॉक्स रिएक्शन है। बड़ा आप चाहे तो रस्टिंग ऑफ आयरन के बेस पर सेल बना सकते हैं, बस आपने उस रिएक्शन को इनडायरेक्टली करना। नंबर 2, बेटा घर में हम कुकिंग करते हैं, बेटा जब आग जलाते हैं कंबशन, वो भी रिडॉक्स रिएक्शन है, अपने आप होने वाली स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन। अगर आप कंबशन रिएक्शन के बेस पर चाहे सेल बनाना तो बना सकते हैं, आप चाहे तो बना सकते हैं। एक बनाया भी हुआ है, उसे बोलते हैं फ्यूल सेल, याद आया? उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन की कंबशन यूज होती है। अब तो प्रोपेन मीथेन हाइड्रोकार्बन की कंबशन से भी सेल बना लिए, ठीक है। तो किसी भी स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन को जस्ट आपको इनडायरेक्टली करना है, यू विल गेट करंट आउट ऑफ दिस, ठीक है। तो ऐसे काम करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एक आध पॉइंट लिख लीजिए आप लोग, राइट? इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल electrons flow from anode to cathode. Electrons flow from anode to cathode. Electrons flow from anode to cathode, and the current flows from cathode to anode. And the current flows from cathode to anode. Next line, in the external circuit, current flows in the form of electrons. In the external circuit, current flows in the form of electrons, and in the internal circuit, current flows in the form of ions. Current flows in the form of ions. Bracket में through salt bridge. Through salt bridge. Next heading लिखो functions of salt bridge. Functions of salt bridge. Number 1 लिखो, to complete the internal circuit. To complete the internal circuit. Yes, to complete the internal circuit. Number 2 लिखो, to prevent polarization. To prevent polarization. Number 3, to maintain electrical neutrality. To maintain electrical neutrality of the electrolytic solutions. To maintain electrical neutrality of the electrolytic solutions. To prevent intermixing of electrolytes. To prevent intermixing of electrolytes. Next paragraph में लिखो, KCl is preferred. KCl is preferred in salt bridge. Because बड़ा वैसे तो आप कोई भी साल्ट ले सकते हैं, लेकिन हम KCl को प्रेफर करते हैं। अब KCl को प्रेफर क्यों करते हैं? तो देखते हैं बोर्ड पर K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, इसमें ये दो आयन है
भाई देखो इस तरफ, इसमें ये दो आयन, एक पॉजिटिव और एक, और बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव आयन ना अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, ये समझ वाला पॉइंट है। बेटा ये इलेक्ट्रोलाइट है, देखो इधर बेटा, इलेक्ट्रोलाइट जो भी है KCl वो तो न्यूट्रल होता है। अगर मैं उसमें से पॉजिटिव चार्ज बाहर निकालूं तो इलेक्ट्रोलाइट उसको निकलने थोड़ी देगा। बताओ मैं पॉजिटिव चार्ज बाहर निकालूं तो अंदर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। तो जो नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव चार्ज को वापस अट्रैक्ट करेगा, है ना। अगर मैं नेगेटिव चार्ज निकालूं तो अंदर कौन सा चार्ज आ जाएगा? तो पॉजिटिव चार्ज इसको वापस अट्रैक्ट करेगा, है ना। ये रेजिस्टेंस है सेल के अंदर का, KCl के अंदर का रेजिस्टेंस है। सुनो बेटा, जब पॉजिटिव चार्ज को मूव करना ना तो साथ में नेगेटिव चार्ज को भी मूव करना, फिर न्यूट्रलिटी रहेगी अंदर। ये बात समझ आई? अगर मैं एक पॉजिटिव आयन निकालता हूं तो एक नेगेटिव आयन भी निकलना चाहिए। नंबर 2, दोनों के मूव करने की वेलोसिटी भी सेम होनी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, है ना। पॉजिटिव आयन निकल रहा है जिस वेलोसिटी से, उसी वेलोसिटी से नेगेटिव आयन निकलना चाहिए, तब भी अंदर न्यूट्रलिटी रहे। मान लो पॉजिटिव आयन फास्ट निकलता है तो अंदर ऑटोमेटिकली नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा, और वो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को वापस अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोलाइट में जब आयन मूव करते हैं तो होना क्या चाहिए? आइडियली दोनों आयन्स की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में बराबर होनी चाहिए। आप बोलेंगे कि बराबर नहीं होगी तो मैं बोलूंगा सेल के अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। समझ आया? रेजिस्टेंस नहीं कि जो नेगेटिव चार्ज है पॉजिटिव को वापस खींचेगा या पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव को वापस खींचेगा। तो होगा क्या? सेल की कुछ एनर्जी इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में वेस्ट हो जाएगी। और बेटा अगर सेल की एनर्जी अंदर ही वेस्ट हो गई तो उसका आउटपुट कम हो जाएगा ना बाहर। एनर्जी तो सम टोटल एनर्जी तो ऐसा ही रहना है। तो हम नहीं चाहते कि एनर्जी अंदर वेस्ट हो, इंटरनल रेजिस्टेंस में वेस्ट हो। इसलिए आयंस की मोबिलिटी बराबर होनी चाहिए। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की मोबिलिटी बराबर होनी चाहिए। तो देखो यहां पे पोटेशियम का एटॉमिक नंबर बोलो, क्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन देखना, जो मैंने लिखी और बताना सही लिखी। 288 आना था ना, 1 से लूज कर दिया, और 287 आना था, 1 से गेन कर दिया। अब बोलो इसमें कितने शेल्स? इसमें बोलो दोनों का साइज अप्रोक्सीमेटली सेम, दोनों का चार्ज 1 यूनिट, साइज भी सेम और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी। उसकी वजह से दोनों पे चार्ज डेंसिटी भी सेम। चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन रेडियस। तो दोनों का जो चार्ज है 1 यूनिट है बराबर, और रेडियस भी ऑलमोस्ट बराबर, तो चार्ज डेंसिटी बराबर। अब इसकी वजह से जब आयन मूव करेंगे ना, उनकी वेलोसिटी सेम होगी, आयनिक मोबिलिटी सेम होगी। इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, ट्रांसपोर्ट नंबर सेम होगा। इस वजह से सेल के अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस मिनिमाइज हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई वी प्रेफर केस। लिखो बिकॉज पोटेशियम आयन एंड क्लोराइड आयन, because potassium ion and chloride ion have approximately same size, comma, same charge density, and same ionic mobility, and same transport number, as a result internal resistance in the cell is minimized. Internal resistance in the cell is minimized. Next line, but if one of the electrolytes is silver nitrate,
one of the electrolyte is silver nitrate, then KCl cannot be used. Then KCl cannot be used because फिर उसके बाद ये रिएक्शन लिख लो, सिल्वर नाइट्रेट प्लस KCl, इसमें ना रिएक्शन होती है और प्रेसिपिटेट बन जाता है. सिल्वर नाइट्रेट प्लस KCl gives सिल्वर क्लोराइड प्लस KNO. बेटा अगर एक इलेक्ट्रोलाइट जैसे यहाँ ना जिंक सल्फेट या कॉपर सल्फेट, इसकी जगह अगर सिल्वर नाइट्रेट होए तब हम KCl यूज नहीं कर पाते, क्योंकि KCl उससे ना केमिकली रिएक्ट कर जाता है और उसके सारे प्रेसिपिटेट बन जाएंगे, तो फिर सेल ही खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा. कहने का मतलब जो साल्ट का साल्ट है ना, वो इलेक्ट्रोलाइट के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए. द साल्ट ऑफ द साल्ट शुड बी इनर्ट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोलाइट. तो ये एक ड्रॉबैक है जब आप KCl यूज नहीं कर पाते, अदरवाइज हम KCl को कर सकते हैं, है ना. नेक्स्ट हेडिंग लिखो, रिप्रेजेंटेशन. रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. तो बच्चे ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ना, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसकी शॉर्ट नोटेशन क्या है, शॉर्ट फॉर्म क्या है, इसका सिंबल क्या समझ. तो बड़ा इसके लिए मैं लिखूंगा A, B और C, 3 लेटर लिखूंगा, ABC, है ना. इंग्लिश अल्फाबेट्स के पहले 3 लेटर. A का मतलब एनोड, B का मतलब ब्रिज, C का मतलब कैथोड, है ना. ABC, B क्या है ना, आ रहा है ना बीच में ब्रिज. अब ब्रिज के लिए हम क्या करते हैं, 2 इक्वल एंड पैरेलल लाइन बना देते हैं. दिस इज द सिंबल ऑफ ब्रिज, 2 इक्वल एंड पैरेलल लाइंस. ये बड़ा ब्रिज का सिंबल है. बोलो A का मतलब क्या, मतलब A के नीचे आपने एनोड की रिएक्शन बिना इलेक्ट्रॉन के लिखनी है. A के नीचे आपने एनोड 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 एनोड. और भाई इधर देखो, बताओ कौन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, जिंक आयन में. इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना, इसको ऐसे लिखना है जिंक जिंक आयन. जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो जिंक आयन, बीच में सिंगल लाइन. बड़े जो सिंगल लाइन मैंने लिखी उसको हम बोलते हैं इंटरफेस. जिंक इंटरफेस जिंक आयन. इसका मतलब जिंक और जिंक आयन में रिएक्शन हो रही है, ठीक है. ये इलेक्ट्रॉन नहीं लिखने, है ना. ना अगर कोई कोफिशिएंट है वो भी नहीं लिखना. मान लो इसका अगर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, वो नहीं लिखना. ना कोफिशिएंट लिखना, ना इलेक्ट्रॉन लिखना, ठीक है. जिंक बड़ा इंटरफेस का मतलब समझ लो रॉड इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर रिएक्शन हो रही है. जिंक इंटरफेस जिंक आयन, मतलब जिंक आयन में कन्वर्ट हो रहा है ना. और सी क्या होता है, कैथोड में कौन कॉपर आयन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर आयन इंटरफेस कॉपर. बस सिंपल सा. और बड़ा जो आयन है ना, आयन उनकी कंसंट्रेशन भी लिखनी है साथ में. जैसे जो जिंक आयन है इसके साथ में लिखता हूं C1 और कॉपर आयन के साथ लिखता हूं C2. सॉलिड की कंसंट्रेशन तो बाय कन्वेंशन मान लेते हैं हम, है ना. तो ये जिंक तो सॉलिड है, इसकी कंसंट्रेशन तो लिखेंगे नहीं. आयन की कंसंट्रेशन लिख सुनना. अगर कोई गैस सुनना तो उसका प्रेशर लिखेंगे. मान लो कोई गैस है, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस. अगर कोई गैस हुई तो उसका प्रेशर लिखा जाएगा. अगर कोई आयन है तो उसकी कंसंट्रेशन लिखी जाएगी. सॉलिड की मोलर कंसंट्रेशन बाय कन्वेंशन हम मान लेते हैं. तो ये आसान सा तरीका है गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करने का. और बाकी वाले सेल्स को भी हम ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं. A, B, C. B फॉर ब्रिज, A फॉर उसके नीचे एनोड वाली रिएक्शन लिखनी है ना. पढ़ो. जिंक, ये जो इंटरफेस है इसके लिए सिंगल लाइन लिखी आपने. कई बार इसके लिए सेमीकोलन भी लिखा होता है ना. ऐसे भी लिखा हो सकता है जिंक इंटरफेस जिंक आयन. C1 कॉपर आयन, सॉरी C2, उसके बाद इंटरफेस कॉपर. ज्यादातर तो सिंगल लाइन ही लिखी होती है. समटाइम्स अगर सेमीकोलन में लिखा तो नो प्रॉब्लम, इसको भी इंटरफेस ही पड़ेगा. तो इस तरह से हम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, है ना. आगे मैं कुछ और लिखूं, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन 1 electron, H positive है 0.5 मोल.
हाइड्रोजन 1 पहले रीड करना जरा इसको जरा ताकि समझ आए आप। अभी मुझे कुछ और भी ऐड करना, पहले आप पढ़ो जरा इसको। बोलो क्या लिखा? हाइड्रोजन आगे 1 एटमॉस्फेयर है ना। आगे ये गैस होता ना हाइड्रोजन, इसका प्रेशर लिखा और हर बार 1 एटमॉस्फेयर तो जरूरी नहीं है, कोई भी हो सकता है, 2 3 4 5 10 100 कुछ भी हो सकता है ना। हाइड्रोजन उसका प्रेशर, तो HN उसकी कंसंट्रेशन 0.5 मोल। अच्छा कई बार ये जो उसकी कंसंट्रेशन है ना, इसकी जगह pH भी लिखी होती है। आप बोलो pH = 4, तो HN कंसंट्रेशन कितना हो? बोलो भाई, आया याद नहीं, भूल गया है ना। तो मतलब pH से भी तो कंसंट्रेशन, pH मींस कंसंट्रेशन ही तो है। या तो मैंने सीधा कंसंट्रेशन लिखी है, कई बार लिखा होता pH = 4, वो भी एक ही बात है ना। आगे चले HN कंसंट्रेशन है ना 0.8 मोल। आगे हाइड्रोजन है ना, या अभी प्रेशर कुछ और भी हो सकता है। रुकना जरा प्लीज, पता है ये कौन है? सॉलिड लिक्विड गैस, गैस बोलिए बेटा। गैस को हम रिएक्ट कैसे करेंगे? बीच में कोई रॉड तो डिप करनी पड़ेगी ना बेटा। जब हाइड्रोजन या गैस का इलेक्ट्रोड होता है ना, हम बीच में प्लेटिनम की रॉड डिप करते हैं। किसकी रॉड? तो वो भी मैं स्टार्टिंग में लिख देता हूं प्लेटिनम हाइड्रोजन, और इधर भी लिख देता हूं बाद में कॉमा प्लेटिनम। ये क्यों लिखा? प्लेटिनम समझ आया? क्योंकि गैस अपने आप सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट तो करती नहीं है, गैस को रिएक्ट करने के लिए कोई सरफेस चाहिए। तो जब हाइड्रोजन या कोई और गैस होती है, हम प्लेटिनम रॉड यूज करते हैं, क्योंकि प्लेटिनम खुद तो इनर्ट होता है, रिएक्ट करता ही नहीं है, उसके सरफेस के ऊपर रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, प्लेटिनम कॉमा हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेयर, HN कंसंट्रेशन 0.5 मोल है ना। दूसरी तरफ आगे HN कंसंट्रेशन 0.8 मोल, फिर आगे हाइड्रोजन इंटरफेयर हाइड्रोजन 1 एटमॉस्फेयर अगेन ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम। तो अगर कोई गैस इलेक्ट्रोड हो ना, देन यू हैव टू यूज प्लेटिनम रॉड। और प्लेटिनम क्यों यूज करते हैं? नंबर 1, प्लेटिनम इनर्ट होता है, रिएक्ट नहीं करता। नंबर 2, अगर आपको याद है, प्लेटिनम इज ए वेरी गुड एडसॉर्बेंट। प्लेटिनम के ऊपर जाकर गैसेस चिपक जाती हैं आसानी से, तो गैसेस जो चिपक जाती हैं फिर वो रिएक्ट भी कर पाती हैं। तो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोकेमिकल। ठीक है, चलिए